हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, मैं रात्रि 8 बजे डेली हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। शाम को 8 बजे बेहतरीन हिंदी के 40 प्रश्न लेकर आता हूँ। और आज आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज फिर से एक बार मैं 40 हिंदी के शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। चलिए बताइए बताइए पहला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता हो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घोष वर्ड कहते हैं। स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर घोष वर्ड कहलाते हैं, है ना। वे स्वर तंत्रियां जिनमें कंपन उत्पन्न हो वे घोष कहलाती हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान हो, आप तुरंत कर लें, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा नहीं है? बताइए। कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है? मूर्धन्य का मतलब है मूर्धा से नहीं बोला जाता। तो टा, ठा, डा, ढा या अड़ा ये सब बोले जाते हैं। और सा भी मूर्धा से बोला जाता है, ये सभी मूर्धा से। लेकिन ये वाला सा, ये रा वाला सा नहीं, पा वाला मूर्धा से बोला जाता। तो आंसर होगा डी, ये मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए एक एक में कौन सी संधि है? बताइए। एक एक में कौन सी संधि है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक एक में कौन सी संधि है? सर इसमें वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि संधि। अच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? 1+1। 1+1 वृद्धि स्वर संधि एक एक कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए क्या लिखा है? दृग दृग विकार। दृग विकार में कौन सी संधि है? बताइए। दृग विकार का मतलब है आंखों में जो विकार हो जाता है। आंखों में दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे विकार कहते हैं, दृग विकार। तो दृग विकार में संधि कौन सी है? दृग विकार में सर ये इसका संधि विच्छेद होगा, दृक प्लस विकार। दृक प्लस विकार। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रभु दयाल में कौन सा समास है? प्रभु दयाल में कौन सा समास है? बताइए। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? दयालु हैं जो प्रभु, दयालु हैं जो प्रभु, प्रभु दयाल। तो एक पद विशेषण है और एक विशेष है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऐसा मत करना दयालु हैं जो प्रभु और कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा। दयालु हैं जो प्रभु अर्थात प्रभु दयाल, उसी शब्द से संबंधित अर्थ है, कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा। इसलिए बहुव्रीहि नहीं, कर्मधारय समास होगा। एक पद विशेषण और एक विशेष है, कर्मधारय समास। चलिए चलिए बताइए बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। छठवां प्रश्न है कि लंका का विनाश रावण के कारण हुआ। वाक्य में रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए।
रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? सर रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए क्या बताना है, क्या बताना है? प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? बताइए। जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त हो। सर हस्ताक्षर होते हैं, ये तो बहुवचन में आता है। दर्शन होते हैं, ये भी बहुवचन में। प्राण होते हैं, ये भी बहुवचन में। प्रेम होता है, ऑप्शन डी, ये एक वचन में आता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्रेरार्थक क्रिया सदैव होती है। जो प्रेयार्थक क्रियाएं होती हैं वो सदैव कैसी होती हैं? प्रेयार्थक क्रिया सुनी है ना आपने? जैसे जैसे मैं बता दूं, जैसे लिखा है बोलना, तो बोलना का प्रेयार्थक, प्रेयार्थक क्रियाओं के दो भेद, प्रथम प्रेयार्थक और द्वितीय। पहले आंसर सुन लो। प्रेयार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। प्रेयार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। अब देखो, जैसे लिखा है बोलना, अब बोलना का प्रयार्थक बनाओ, तो बोलना की प्रयार्थक होगा बुलाना। बोलना का प्रथम प्रयार्थक होगा बुलाना और द्वितीय होगा बुलवाना, बुलवाना। तो ये जो प्रयार्थक क्रियाएं हैं ये इस बात की का सूचित करती हैं, इस बात को सूचित करती हैं कि ये दूसरे से काम करवा रही हैं, और जब दूसरे से काम करवा रही हैं तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। प्रेयार्थक क्रिया सदैव सकर्मक होती हैं। चलिए आगे चलिए, बताइए। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, वाक्य में कितने कर्म हैं? बताइए। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, वाक्य में कितने कर्म हैं? सर एक श्याम कर्म है, ठीक है, और एक गाड़ी कर्म है, तो ये दो कर्म हुए। मोहन तो करता है, बेचना क्रिया है। कर्म कितने हैं? दो कर्म हैं। आंसर ए सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए। शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए। भारत पाक युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए। भारत पाक युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए, वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाच्य है? तो सैनिक मारे गए, यहां कर्म हुआ है, किसी के द्वारा युद्ध में मारे गए ना, तो सैनिक मारे गए कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। ऑप्शन बी सही होगा, कर्म वाच्य। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मोहन प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए, वाक्य में काल की पहचान कीजिए। काल पढ़ा है तो बताओ कौन सा काल है? वह शाम तक घर आ जाए, वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए। सर भविष्य की बात कर रहा है, और संभाव भविष्य, वर्तमान मत लगाना। वर्तमान में होगा वह उत्तीर्ण हो, लास्ट में हो शब्द आता है, और जाए शब्द आए अंत में, तो संभाव्य भविष्य होता है। ऑप्शन बी सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, वाक्य में कारक की पहचान करिए। तो सर यहाँ तो कई कारक हैं, चलिए यहाँ अंडरलाइन कर दी हमने। बताइए कौन सा कारक है? यहाँ जहाँ हमने अंडरलाइन की है यहाँ कौन सा कारक है? बताइए। अर्पण ने यहाँ कौन सा कारक है? सर यहाँ कौन सा है? कर्ता कारक है। वैसे अंडरलाइन करेगा, यहाँ की नहीं है, अंडरलाइन करेगा, कर्ता कारक है। ऑप्शन डी कर्ता कारक है। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन, पढ़िए। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में कैसा है? वह पढ़ने में कैसा है? तेज है,
वाक्य में सर्वनाम की पहचान करिए। कौन सा सर्वनाम है? सर ये जो सर्वनाम आया है ये कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध को बता रहा है। वह लड़का कौन? वह जो कल आया था। जो शब्द संबंध बताता है, ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में विशेषण की पहचान कीजिए। कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए विशेषण कौन सा शब्द है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ओजस्वी बालक, ऑप्शन बी विशेषण है। ओजस्वी बालक, जो ऑप्शन बी है ओजस्वी, ये एक विशेषण है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? बताइए तत्सम शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए सर, तत्सम शब्द कौन सा है? सर आत्मा शब्द तत्सम है। आत्मा का तद्भव आप होता है। आत्मा तत्सम है। अच्छा, आत्मा का तद्भव आप, बाकी ये सभी तद्भव हैं। ऐसा का होता है इदृश्य, इदृश्य का ऐसा का तत्सम इदृश्य होता है। आमला का तत्सम आमलक होता है, आमलक। और ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है, उपाध्याय। फिलहाल इस प्रश्न का जवाब है आत्मा। आत्मा एक तत्सम शब्द है। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए बसंत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सर बसंत मीन्स ऋतुराज होता है। बसंत मीन्स मधुमास होता है। बसंत मीन्स माद होता है। सिरोरुहु ये बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से प्रकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा है? सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दीप्ति प्रकाश का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत शानदार। द्रव और द्रव्य का सही अर्थ होगा। बताइए द्रव और द्रव्य का सही अर्थ क्या है? द्रव मीन्स होता है तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे जल। द्रव मीन्स तरल पदार्थ जैसे जल, पेट्रोल, इनको द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य मीन्स होता है धन, द्रव्य मीन्स होता है धन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए बताइए बहुत बढ़िया। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो बिना बुलाए आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे अनाहूत कहते हैं। जो बिना बुलाए आए उसे अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं छोटा कर दूं। अब बताइए क्या है प्रश्न? पढ़िए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है? बताइए तो कोहलू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना, ये तो सही है। ये तो मुहावरे का अर्थ सही है। गलत पूछा है। ककड़ी खीरा समझना, तुच्छ या नगण्य समझना, ये भी सही है। घी के दिए जलाना, घबरा जाना, यही गलत है। ऑप्शन सी सही होगा। घी के दिए जलाने का मतलब है खुशी मनाना, खुशी मनाना। और चौथा, छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सह लेना, ये भी सही। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, सी वाला आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए बताइए प्रश्न बताइए। 21वां प्रश्न है। कौन सा शब्द गलत है? पहचानिए। क्या दिया गया है? ऑप्शन
ऑप्शन को पढ़ के समझिए। विलोम शब्द दिए गए हैं या पर्यायवाची, तो तीन विकल्प में कोई समानता होगी। कृतज्ञ का कृतध्वन, सर विलोम शब्द दिए गए हैं। कृतज्ञ का विलोम कृतध्वन होता है, उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है, और अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। लेकिन अग्नि का विलोम आकाश नहीं होता, अग्नि का विलोम पानी या जल होता है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही होगा। 21 का ऑप्शन सी। चलिए बताइए बताइए, बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताइए शुद्ध वर्तनी कौन सी है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन सी शुद्ध लिखा है। ये सौम्य ऐसे नहीं, औ की मात्रा होनी चाहिए, सौम्य ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल में डबल आधा जा और ओआ होना चाहिए, इसमें पूरा बना है। और अहिल्या में कोई मात्रा नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल आंसर सी पूजनीय सही है। चलिए छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचानिए। सर पढ़िए, पहले पानी के ऊपर तैरना सीखो। पानी के ऊपर नहीं, पानी में तैरना सीखो, ये गलत होगा। उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिया नहीं, हस्ताक्षर कर दिए, ये भी गलत है। और आगे पढ़िए, 5 आदमी के लिए टिकट खरीद लो। 5 आदमी नहीं, 5 आदमियों होना चाहिए। डी वाला भी गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन सी, उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24 बताइए, खाली स्थान है। बच्चे ने आग से सबको बचाया था, खाली स्थान पुरस्कृत किया गया, क्या भरा जाएगा? तो क्या भरा जाएगा? जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, ऑप्शन सी उसको पुरस्कृत किया गया। तो जिस और उसको भरा जाएगा, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइए, चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं? बताइए, चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं? ये चीनी भाषा के शब्द हैं, ऑप्शन बी चीनी भाषा के। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बताइए, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। शानदार प्रश्न है, 27वां प्रश्न है, पढ़िए। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? जो ये वाला वाक्य है ना, मैं घर जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है? ये संज्ञा उपवाक्य है, ये विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य? तो ये कौन सा है? राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, ये संज्ञा उपवाक्य है, ऑप्शन ए। ये कौन सा उपवाक्य है? ये संज्ञा उपवाक्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताइए, आ उपसर्ग किस में नहीं है? क्या पता है आपको? बताइए। जल्दी से बताइए। सर आ जन्म में आ उपसर्ग है, आगमन में आ उपसर्ग है, पिहित आपिहित इसमें भी, आकर्षक में कोई कर्षक कोई शब्द नहीं। क्या कर्षक शब्द है? आ प्लस कर्षक, क्या कोई शब्द है? आकर्षक में कोई उपसर्ग नहीं है, आकर्षक में कोई उपसर्ग नहीं है, आकर्षक में कोई उपसर्ग नहीं है,
ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, अलवर और अलवर व गुड़गांव किस बोली के क्षेत्र हैं? अलवर व गुड़गांव ये राजस्थान में पड़ते हैं और कहाँ के हैं? मेवाती के हैं। ऑप्शन ए सही है, मेवाती के हैं। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अव्यय है? बताइए, अव्यय कौन सा है? सर ठीक भी अव्यय है, अरे भी अव्यय है, किंतु भी, उपर्युक्त सभी, ये सभी अव्यय हैं। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, बताइए, पढ़िए अगला प्रश्न। बताइए, आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गाया गया, दिए गए वाक्य में कौन सा वाच्य है? पहचानिए। अगर होता आशा ने एक बढ़िया गीत गाया तो कर्तवाच्य हो जाता, द्वारा शब्द लगा है, आशा द्वारा कर्मवाच्य है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। चलिए बताइए, प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताइए, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, ये अल्प विराम है। और जो ए में लिखा है ये अर्ध विराम है, अर्ध विराम। और जो सी में लिखा है ये उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण। और डी में लिखा है तुल्यता सूचक। ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन बी सही है। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। बताइए, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द की पहचान कीजिए। बताइए, कौन सा गलत विलोम शब्द है? सर मितव्यय का अपव्यय होता है, बिल्कुल सही है। विरल का विलोम सघन होता है, बिल्कुल सही है। व्यष्टि का समष्टि विलोम होता है, भूत का विलोम वर्तमान नहीं होता। ऑप्शन डी, भूत का विलोम भविष्य होता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम शब्द की पहचान करिए। बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। अशुद्ध विलोम शब्द, सर तरुण का विलोम वृद्ध होता है, बिल्कुल होता है। अनंत का विलोम अंत होता है, बिल्कुल होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है, बिल्कुल। लेकिन दिवा का विलोम दिन नहीं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दिवा मीन्स दिन होता है, दिवा का विलोम तो रात्रि होता है, रात्रि। ऑप्शन डी सही है, गलत पूछा था, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? बताइए। सर अर्ध स्वर या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, या एक अर्ध स्वर वर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है? पहचान करिए। उभयलिंग का मतलब है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता हो। उभयलिंग का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में। तो आंसर होगा राजदूत। राजदूत एक उभयलिंगी पद है। इस पे चाहे महिला बैठे, इस पद पर कोई महिला राजदूत हो तब भी राजदूत बोलेंगे, राजदूत ही नहीं कहेंगे। कोई पुरुष राजदूत बनता है तब भी राजदूत कहेंगे। उभयलिंगी शब्द है। चलिए ठीक है, जैसे राजदूत, जैसे प्रधानमंत्री, ये उभयलिंगी शब्द हैं। चाहे महिला प्रधानमंत्री बने, चाहे पुरुष प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। ऐसा नहीं महिला बन गई तो प्रधानमंत्री कह दें, नहीं, ये उभयलिंगी शब्द होते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं, वाक्य में विशेष का लिंग बताइए। प्रश्न समझिए, वाक्य में विशेष का लिंग बताइए। विशेष और विशेषण कौन सा है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष है। व्यंजन शब्द विशेष है, मीठा विशेषण है। तो विशेष का लिंग बताना है, तो व्यंजन विशेष है। अब विशेष स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? लिंग का मतलब स्त्रीलिंग की पुल्लिंग। तो मेरा व्यंजन, व्यंजन शब्द पुल्लिंग है। व्यंजन शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पर
बताइए, बताइए प्रश्न बताइए। गलत विलोम शब्द, एक और शानदार प्रश्न है, बताइए गलत विलोम शब्द कौन सा है? उदंड का विलोम विनीत होता है, बिल्कुल सही बात है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है, ये भी सही बात है। कृस का हष्टपुष्ट, कृस मीन्स होता है पतला, हष्टपुष्ट मीन्स सही, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये भी सही है। क्षुद्र का विलोम अक्षुद्र नहीं होता, क्षुद्र का विलोम विशाल होता है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए अगला प्रश्न। वृद्धि संधि की पहचान करिए, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का है? बताइए सर कौन सा है? महाधन औषधि, ऑप्शन डी महोषधि। ये कौन सा? ऑप्शन डी में वृद्धि संधि है। ए में क्या है? इसमें गुण स्वर संधि है। बी में क्या है? पात्रंश में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पात्रंश में यड़ संधि है, और पावक में अयादि स्वर संधि है, और डी महोषधि में वृद्धि स्वर संधि है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए आज का आखिरी प्रश्न। जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना, गलत ना हो। जिस पर उपकार किया गया हो, अब देखिए बहुत लोग गलत करेंगे। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत, बहुत लोग करेंगे कृतज्ञ, नहीं, उपकृत होता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। प्रश्न पूछा जाता उपकार को मानने वाला, तो आंसर होता कृतज्ञ। यहाँ पर प्रश्न है जिस पर उपकार किया गया वह उपकृत है, ऑप्शन ए। चलिए 40 शानदार प्रश्न हमारे समाप्त हुए। कमेंट करिए, बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी, क्योंकि ये PDF क्लास समाप्त होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।